गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। इसलिए फ्राइडे को हम लोग ने चर्चा किया था ओल्ड पेंशन स्कीम, लेकिन चर्चा करते करते टाइम खत्म हो गया और आप लोगों से बात नहीं हुई। कोई अगर आज का जो बात चर्चा चली है उस पर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट डे हम लोग इस पर बात करेंगे। आप लोगों को कोई अगर डाउट हो तो आप पहले बात कर ले, फिर आगे बढ़ें। किसी को कोई कुछ क्वेश्चन करना हो, जो फ्राइडे को हम लोगों ने चर्चा किया था उसमें कोई कुछ पूछना है? एनीबॉडी? आवाज जा रही है? यस सर। यस सर, यू आर ऑडिबल। हाँ, कोई क्वेश्चन है आप लोग का? हाँ, कोई क्वेश्चन है आप लोग का? नहीं नहीं आ रहा है? यस या नो कुछ तो बोलिए तो आगे बढ़े। तो डॉक्टर अपना होमवर्क आगे बढ़े हम लोग। उसको रिवाइज नहीं किया है। हाँ सर, प्रोसीड सर आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए। हाँ ठीक है, ठीक। हम लोगों ने चर्चा किया था ओल्ड पेंशन स्कीम के संबंध में। हम लोगों ने ये एक एग्जाम्पल भी लिया था कि 40,000 किसी का वेतन है तो उनका पेंशन 20,000 होगा, और नॉर्मल फैमिली पेंशन जो फैमिली को मिलता है वो 12,000 होगा, 30%। ठीक है। हम लोगों ने चर्चा किया था कि रिटायरमेंट को 3 भाग में हम लोगों ने बांटा था कि पेंशन सेक्शन में किस तरह से काम होता है। एक रिटायरमेंट के दिन और एक रिटायरमेंट से पहले क्या काम होता है। रिटायरमेंट के दिन क्या भुगतान होता है उस पर चर्चा करेंगे हम लोग पहले, और रिटायरमेंट के बाद क्या क्या भुगतान कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। जो पीपीओ में लिखा आता है पेंशन पेमेंट ऑर्डर पर जो बैंक को जाती है पेमेंट करने के लिए, उसमें क्या क्या लिखा आता है, क्या क्या व्यय होता है, इस पर चर्चा चल रही थी। बीच में ही चर्चा बंद हो गई थी क्योंकि टाइम खत्म हो गया था। तो उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था इनहांस फैमिली पेंशन का और कम्यूटेशन का। ठीक है, मेडिकल का भी चर्चा हो गया था। एक अब उसके बाद बच जाता है एज क्वांटम, उम्र आधारित पेंशन। ये हम नोट करा देते हैं, पहले समझ लीजिए इसको। किसी पेंशनर का अगर 60 साल पे रिटायर किया, जब 80 साल पूरा हो जाएगा, 80 साल जब पूरा हो जाएगा तो बेसिक पेंशन का 20% उसमें जुड़ जाएगा, इनहांस हो जाएगा। ठीक है, इसको उम्र आधारित पेंशन कहते हैं। जैसे ही पेंशनर का एज 80 वर्ष पूरेगा, पीपीओ में लिखा रहता है कि इस डेट को जब 80 साल पूरा हो जाएगा तो इनको 20% बेसिक पेंशन का, यानी कि 20,000 का 20%, 4,000 रुपया उनको 20 प्लस 4,000, 24,000। उस पर फिर जो भी ये मिलना है उस 24,000 पे मिलेगा। समझ गए? उम्र आधारित पेंशन 80 साल पे, जैसे ही 80 साल हो जाएगा उनको 20% इनहांस हो जाएगा। फिर जैसे ही वो पेंशनर 85 साल का होगा तो 30% हो जाएगा। उसके बाद 90 साल का जब हो जाएगा तो 40% हो जाएगा। 95 साल का जब हो जाएगा पेंशनर तो 50% जुड़ जाएगा, यानी 20,000 प्लस 10,000 और 30,000 हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही वो 100 साल का पूरा हो जाएगा तो 100% और जुड़ जाएगा, जो 20,000 प्लस 20,000, 40,000 उसका बेसिक पेंशन हो जाएगा। ठीक है, इसको उम्र आधारित पेंशन कहते हैं। उम्र के साथ साथ पेंशन को बढ़ाना। ये पीपीओ जो हम लोग जारी करते हैं उसमें क्लियर लिखा आता है कि इस डेट से इनको उम्र आधारित पेंशन देना है। ठीक है ना, समझ में बात आ गई? इसको एज क्वांटम कहते हैं, उम्र आधारित पेंशन। ठीक है, जैसे ही 80 साल का कोई भी पेंशनर होगा उसको 20% बढ़ जाएगा बेसिक पेंशन। फिर जब 85 साल का हो जाएगा तो 30% हो जाएगा। 90 साल का होगा तो 40% हो जाएगा। 95 वर्ष के हो जाएंगे तो वो 50% जुड़ जाएगा, यानी 20,000 प्लस 10,000 30,000 हो जाएगा। जैसे वो 100 साल के हो जाएंगे तो 100% और जुड़ जाएगा, मैंने 20,000 प्लस 20,000। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया था 40,000 का क्या कहते हैं वेतन का, उसका 20,000 हम लोग पेंशन निकालते हैं। एक एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ रहे हैं तो समझने में सुविधा होगी। एक परसेंटेज भी आप लोग नोट कर ले सकते हैं, ऐसे हम बाद में आपको व्हाट्सएप पर डाल दें। ठीक है ना, आप लोग नोट करते चलिए जो जो बात। इसको उम्र आधारित पेंशन करते हैं। ठीक है, दिक्कत नहीं है? इसको बोलिए हाँ ना, आगे बढ़े। उम्र आधारित पेंशन, ठीक है ना, इसको एज क्वांटम कहते हैं। आगे जी कुछ डाउट? ठीक है, आगे बढ़े। इसमें आप एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि जब 80 साल पूरा होगा तो मिलेगा, ये ठीक है।
लेकिन ये तो आप बात हम लोग कर रहे हैं पेंशनर का। लेकिन अगर पेंशनर अगर 80 साल से पहले अगर एक्सपायर कर गए, चाहे कभी भी एक्सपायर कर गए, तो उनके बाद उनके फैमिली को पेंशन स्टार्ट होना है, फैमिली पेंशन मिलेगा वाइफ को, चाहे स्पाउस जो भी कहिए, लेडी एम्प्लाई है तो हस्बैंड को, है ना, स्पाउस को कर सकते हैं, चाहे अगर स्पाउस नहीं है तो बच्चे को, चाहे बेटी को, जो भी है तो भी एज क्वांटम मिलेगा। लेकिन इसमें एक चीज क्लियर कर लीजिए, जिनको पेंशन मिलना है उनका एज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वाइफ को अगर पेंशन, फैमिली पेंशन मिल रहा है तो 80 साल किनका काउंट होगा, फैमिली पेंशनर का, ना कि पेंशनर का। इसमें बहुत सारे फ्रॉड हम लोगों ने अभी पिछले साल चेक किया था, 25 ऐसा हम लोगों को बैंक के द्वारा फ्रॉड पकड़ा, हम लोगों ने जांच टीम के द्वारा पकड़ी थी। हम लोगों ने अपना, इसमें क्या हो रहा था कि फैमिली पेंशनर को जो एज क्वांटम का बेनिफिट दिया जा रहा था वो इम्प्लाई के डेट ऑफ बर्थ से ही दिया जा रहा था। बैंक को भी बहुत सारे चीज जानकारी नहीं है, कंफ्यूजन है, या बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण ऐसे हम लोगों ने 25 केस डिटेक्ट किए। इसको हम लोगों ने हायर लेवल पर, रेलवे बोर्ड पर भी, PFS सर को भी, सब हम लोगों ने बताया है इस तरह की गड़बड़ियां बैंक द्वारा हो रही है। इसमें बैंक भी कंफ्यूज, बैंक को भी जानकारी नहीं। ये बैंक जो है सो फैमिली पेंशनर को एज क्वांटम दे रहा था वो इम्प्लाई के डेट ऑफ बर्थ से ही काउंट करके बेनिफिट दे रहा था। ऐसा नहीं, क्लियर कर लीजिए आप लोग, जिनको पेंशन मिलना है, या तो पेंशनर को अथवा फैमिली पेंशनर को, जिनको भी पेंशन मिलना है उनका एज देखा जाए। ठीक है, समझ में आ गई? एज क्वांटम उन्हीं को मिलना है। आप लोग कुछ बोलिए तब तो हम समझ में आएगी कि आप लोग समझ रहे हैं, आगे बढ़े। ये टेक्निकल मामला, ये सब आप नोट भी करते रहिए, समझ लीजिए। इसलिए बार बार आपको समझाना चाह रहा है कि समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये सब टेक्निकल इशू है जो आपको किताब में भी पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगी, सब चर्चा करने से ही बात समझ में आती है। ठीक है, आगे बढ़े, यस सर। रिस्पॉन्ड कीजिए। यस नो, यस नो, मनोज जी यस सर, आगे बढ़िए। कुछ बोलिए। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं ना है? एज क्वांटम उन्हीं को मिलना है जिनको पेंशन दिया जा रहा है, या तो इम्प्लाई जो होंगे उनको 80 साल पूरा होगा तब, नहीं तो जो पेंशनर, फैमिली पेंशनर है उनका ये 80 साल जब पूरा होगा तब ये 20% होगा। जब उनका 85 साल हो जाएगा तो फिर 30% हो जाएगा। 85 जब 90 हो जाएगा तो 40% हो जाएगा। 95 वर्ष के हो जाएंगे तो फिर 50% जुड़ जाएगा। 100 साल से ऊपर हो जाएंगे तो फिर 100%। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ अभी 7 ऐसे पेंशनर हैं जो 100 साल से ऊपर है, 100 साल से ऊपर भी पेंशन लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो एक ये PPO में लिखा रहता है कि इनका कब एज होगा, एज के हिसाब से इनको कब एज क्वांटम होगा। बैंक अपने आप उनको उस टाइम से अपने आप दे देना, उनको कुछ करना नहीं। ठीक है ना, पेंशनर को भी कोई इसमें कुछ करना नहीं रहता है, पेंशन PPO में लिखा रहता है। अभी इतना जो पेंशनर को जो मिलना है इस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, लगभग चीज जो है वो हम लोगों ने चर्चा कर लिया। और उसके बाद जब रेलवे जब भुगतान कर देती है, बैंक द्वारा जब भुगतान हो जाता है, उसके बाद कैसे RBI के द्वारा उसका सेटलमेंट होता है, उसको भी चर्चा किए थे हम लोग। फिर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। जब बैंक पेमेंट कर देती है तो एक RBI में एक के द्वारा एडजस्टमेंट होता है बैंकों का और रेलवे के बीच में। RBI के पास सबका एक अकाउंट होता है, तो जब क्लेम करता है बैंक की, हमने रेलवे का, फलाने रेलवे का इतना पेंशन भुगतान किया, एक स्टॉल बना के वो दे देते हैं बैंक को, RBI को। RBI अपना पैसा उनको क्रेडिट कर देता है, हमारे अकाउंट को डेबिट कर देता है। फिर हमारे पास वो स्टेटमेंट आ जाता है। हमारे पेंशन सेक्शन में क्या होता है, उसकी चेकिंग होती है। जब एक स्टॉल बना के दे देता है कि इतना नाम का ये अकाउंट नंबर, PPO नंबर, बेसिक पेंशन, DR और मेडिकल अलाउंस और एज क्वांटम, ये सब सारा एक फॉर्मेट बना के, एक फॉर्मेट है उसका, एक बना के हम लोग के यहाँ आ जाता है। फिर उसकी पोस्ट चेकिंग होती है पेंशन सेक्शन में। उसके बाद एक काम बढ़ जाए, उसका हो जाता है। जितने भी अपने यहाँ एक चीज जान लीजिए, बिहार के जो भी बैंक होंगे बिहार के अंतर्गत, उनका भुगतान का क्लेम अपने ECR द्वारा होता है। ECR उसका भुगतान का क्लेम जो है सेटल करता है।
चाहे कहीं से भी रिटायर किए हों, तो दूसरे जगह से रिटायर किए हों, बिहार में आके सेटल कर गए होंगे, यहाँ से अगर पेमेंट ले रहे होंगे, बिहार के अंदर में जितने भी बैंक है जिनका भुगतान होता है उनका क्लेम ईसीआर को किया जाता है। यहाँ पे फिर उसका स्क्रॉल आता है। तो किसी किसी का दो तरह का स्क्रॉल होता है, एक डेबिट स्क्रॉल, एक क्रेडिट स्क्रॉल। डेबिट स्क्रॉल हुआ जो बैंक भुगतान करती है पेंशनर को, उसको डेबिट स्क्रॉल करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, गलती से बैंक जो है सो ज्यादा पेमेंट कर देती है, तो हम लोग जैसे दो तरह से हम लोग जांच करते हैं। एक तो जब आ जाती है स्क्रॉल तो हम लोग इंटरनल चेक करते हैं, हमारे यहाँ एक अपने एफर्ट्स के हिसाब से देखते हैं। और एक अर्पण पे भी एक पहले चर्चा हुआ था, हम लोगों ने चर्चा किया था कि एक अर्पण जो है पेंशन के लिए मॉडल है, उसमें सारे लोगों का जितना का भी पीपीओ है उसको अपलोड है। हम लोग क्या करते हैं, उस अकाउंट नंबर और पीपीओ को रैंडमली उसमें से निकाल के चेक करते हैं कि इनका इतना है, उसको कितना होना चाहिए। एक हम लोग का सिस्टम है, कैसे उसको चेक करते हैं, पोस्ट चेक करते हैं। एक चेक होता है इंटरनल चेक, जो हम लोग ऑफिस में बैठ के चेक करते हैं, जो 65-70 हजार लगभग हर महीने में हम लोग के यहाँ डेबिट आता है विभिन्न बैंकों का। उनका हम लोग सबका तो संभव नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जितना हो सकता है हम लोग अपने हिसाब से ये देख लेते हैं। उसका चेक करने का क्या तरीका है, उसको 2-4 मिनट के लिए चर्चा कर लेते हैं। उसका है कि डीए एक बार बेसिक तो हम लोग देख लिए, उसके हिसाब से कितना रिविजन हुआ, पीपीओ गया, उसके हिसाब से बैंक कितना पेमेंट कर रहा है। डीए कभी कभी क्या हम लोग चेक कर लेते हैं, वो तो हम लोग जब एक्सेल शीट में बना हुआ है एक निकाल लेते हैं कि किस परसेंट से रेट से इनको कितना मिल रहा है। तो 17% अभी डीआर है, तो 17% से ज़्यादा है कि कम है, तो वो हम लोग अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। मेडिकल अलाउंस फिर हम लोग देखते हैं कि पीपीओ में लिखा हुआ है कि नहीं है। एक तो इंटरनल चेक हम लोग अपने हिसाब से करते हैं। दूसरा एक चेकिंग का सिस्टम क्या है, अब हमारे यहाँ से कोई रिटायर करेंगे, कोई जरूरी नहीं कि बिहार में ही पेमेंट लो, हो सकता है कि बेंगलोर में जाके सेटल कर जाए, तो उनका फिर वहाँ पे वो डिटेल्स देते हैं कि हम यहाँ से पेंशन लेना चाहते हैं। उसी हिसाब से पीपीओ जारी किया जाता है, बैंक को दिया जाता है कि ये फलाने जगह से इस बैंक से इस आई, तो उसमें पूरा डिटेल्स रहता है, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, फिर पीपीओ वहाँ चली जाती है जहाँ से इनको पेमेंट होगा। यहाँ की सीबीपीसी पे भी हम लोग चर्चा किया था कि सभी बैंकों ने पेंशन को देखने के लिए एक ब्रांच ही बना दिया है, उसका नाम है सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर। जनरल ब्रांचेज में तो जनरल कस्टमर का काम होता है, लेकिन सीबीपीसी जो बनाया गया है वो सिर्फ पेंशन का ही काम देता है, रेलवे का ही नहीं, और स्टेट गवर्नमेंट का भी हो गया, डिफेंस का, जो भी डिपार्टमेंट का, वो पेंशन का ही सिर्फ काम देखता है। एक ब्रांच ही बना दिया हर बैंक में, वो सिर्फ पेंशन का ही काम देखती है, रेलवे का भी और साथ साथ दूसरे डिफेंस और जो भी है स्टेट गवर्नमेंट जिनका भी है, वो ब्रांच का काम है सिर्फ पेंशन को ही देखना है। उसका नाम है सीपीपीसी। सभी बैंकों का एक सीपीपीसी बना दिया गया। अपने बिहार में 2 बैंक का सीपीपीसी है, एसबीआई और पीएनबी, और बैंकों का दूसरे जगह है, जैसे इलाहाबाद का है तो इलाहाबाद में, और बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब का बड़ौदा, मतलब सब का अलग अलग है। तो एक नॉमिनेटेड एक बना दिया है सीपीपीसी, वही वो पेंशन का काम देखती है, उसके द्वारा पेमेंट तैयार किया जाता है, और सभी के अकाउंट में जहाँ ब्रांच है उनको वो ट्रांसमिट कर दिया जाता है, वहाँ से फिर अपना ले लेते हैं। और सीपीपीसी का काम ही है जो फिर उसको क्लेम करना आरबीआई के द्वारा फिर हम लोग की होता है। तो हम लोग ने चर्चा किया था कि कैसे पेंशन सेक्शन में उसकी चेकिंग होती है। एक दो प्रकार है, एक तो इंटरनल चेक जो हम लोग ऑफिस में बैठ के जो अपने हिसाब से जो भी एफर्ट लगा के जो उसको चेक कर सकते हैं। हम लोग ने पिछले साल लॉकडाउन में भी लोग खत्म थे, फिर भी हम लोग ने 447 ऐसे केस को डिटेक्ट किया इंटरनल चेक में, जिनको इनहांस फैमिली पेंशन, मेडिकल, कुछ तरह तरह की जो भी गड़बड़ियां बैंक द्वारा की जा रही थी, लोग डिटेक्ट किया, और बैंक को हम लोग लिखते हैं ये अकाउंट में जो हम लोगों ने गलती पाई है, फिर आप अपने हिसाब से इसको चेक कर लें, गलती है तो फिर उसका रिकवरी करें। तो रिकवरी बैंक करती है, या तो हम लोग जो डिटेक्ट करके देते हैं, चाहे बैंक को भी लगता है गलती हो गई कि नहीं कुछ गलती दिया गया, वो कुछ रिकवरी करता है, या मान लें कि हर, अच्छा एक चीज और इसमें आगे बढ़ते हैं, किसी तरह से कोई अगर ओवर पेमेंट हो गया तो उसको रिकवरी करती है। जब वो रिकवरी करता है तो वो एक बैंक अलग से एक स्टॉल बना के देता है कि हाँ ये आदमी का इतना ओवर पेमेंट हो गया, इतना हम रिकवरी मंथली बेस पर कर रहे हैं, क्योंकि एक बार में अगर ह्यूज अमाउंट है तो एक बार करना संभव नहीं है, तो वो मंथली इंस्टॉलमेंट फिर उसको करते हैं रिकवरी। उसका फिर ये स्क्रॉल आता है, उसको हम लोग क्रेडिट स्क्रॉल करते हैं। उसमें जो उनका पेंशनर के द्वारा जो रिकवरी ली जाती है, बैंक हम लोग को फिर वापस करते हैं, क्रेडिट स्क्रॉल करते हैं।
दो तरह का स्क्रॉल हो गया, एक डेबिट स्क्रॉल, एक क्रेडिट स्क्रॉल। क्रेडिट स्क्रॉल में मतलब किसी तरह का भी हो सकता है, जो हम लोग टिकट करके दिए, चाहे बैंक को लगा, चाहे पेंशनर भी लिख के देता है कि हमको गलती से भुगतान आप ज्यादा दे दिए। तो जिस तरह का भी अगर पेमेंट अगर ज्यादा हो गया तो फिर वो रिकवरी करके देता है। तो हम लोग के यहाँ दो तरह का चेकिंग का सिस्टम है। एक तो इंटरनल चेक हो गया, एक होता है स्पॉट वेरिफिकेशन। स्पॉट वेरिफिकेशन में क्या होता है, हमारे यहाँ से टीम, पेंशन सेक्शन से टीम, क्वार्टर हो चाहे डिवीजन हो या कहीं से, चूंकि PFA सर का एक आदेश लगा पिछले बार कि नहीं, हम जितने भी बिहार में जितने पेंशनर हैं, बिहार का जो डेबिट हम लोग लेते हैं वो सारे अकाउंट पर हम लोगों को चेक करना है। PFA सर के आदेश से 13 टीम बनाई गई थी, क्योंकि कोविड के कारण अकाउंट अलाउ नहीं किया। पटना में जो दो CPPC हमारे हैं, CI और PNB, उसमें 3 टीम काम कर रहा है, और एक एक टीम डिवीजन में भी बना दिया गया था। वो अपने अगल बगल के जो भी जिला है वहाँ पे जाके उनको बैंक में जाके स्थलीय जांच करते हैं, स्पॉट वेरिफिकेशन, स्थलीय जांच। इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्थलीय क्या करता है, स्थलीय जांच क्या होता है। इसमें क्या होता है कि अपने यहाँ से जो अकाउंट्स के जो टीम है वो जाती है बैंक में, अपने स्क्रॉल निकाल के, जो वो डेबिट स्क्रॉल जो बना के देता है उससे हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं बैंक वाइज, ये बैंक का हमारा इतना पेंशन होता है। फिर वो स्क्रॉल लेके जाते हैं टीम, और वो फिर जांच करते हैं। क्योंकि ऐसा है कि बिहार में तो दूसरे जगह के भी आए हुए हैं, दूसरे रेलवे से भी जो रिटायर किए अपने यहाँ सेटअप किए उनका भी आते हैं, यहाँ से दूसरे भी जाते हैं, कुछ पुराने भी हैं जो पुराने हैं जिनका ये रिकॉर्ड। तो बैंक में जाके वहाँ हम लोग PPO की जांच करते हैं। बैंक हम लोग लेटर देते हैं कि हम लोग रेलवे से आए हैं, समय का जांच करना चाहते हैं। तो फिर वो अपना जितना भी उनका PPO है सब उपलब्ध करवाते हैं। हमारी टीम उसको जांच करती है कि हाँ जो PPO के हिसाब से काम सही हो रहा है कि नहीं, बेसिक पे ठीक दे रहा है कि नहीं, ज्यादा तो नहीं है, कुछ कम तो नहीं। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ ओवर पेमेंट डिटेक्ट करते हैं। कभी कभी जब हमारी टीम जाती है, चाहे या तो इंटरनल चेक या स्पॉट वेरिफिकेशन, किसी भी परिस्थिति, सिर्फ हम लोग ये नहीं कि सिर्फ ज्यादा पेमेंट चेक करते हैं, सही पेमेंट चेक होना चाहिए कि हाँ पेंशनर को ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है। कम मिल रहा है तभी हम लोग एडवाइस करते हैं कि नहीं, PPO के हिसाब से इतना होना चाहिए था, आप इतना कम दे रहे हैं, इस पर जांच कर ले और उनका भुगतान करें। तो स्पॉट वेरिफिकेशन या इंटरनल चेक दो तरह के जांच की सिस्टम है। हम लोग का यही पर्पस है कि सही भुगतान पेंशनर को होना चाहिए। बैंक को भी पता नहीं रहता है, चल रहा है, जब पेंशनर भी क्लेम नहीं किया कि हमको ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है, पेंशनर बैंक भी देख रही है कि चलो हमको तो रिवर्स हो ही जा रहा है, बैंक हमको उतना पैसा नहीं दे रही है, फिर वो भी उतना ध्यान नहीं देता है। कभी कभी स्लिप कर जाता है, कोई स्लिप कर गया, कोई चीज नहीं आया दिमाग में, पेंशनर भी नहीं याद दिलाया कि हमको कम मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब स्पॉट वेरिफिकेशन या इंटरनल चेक, तो हम लोग एक रिपोर्ट बना के CPPC को भेजते हैं, ये पेंशनर का अकाउंट नंबर ये है, ये डिटेल्स जो है इनका सही भुगतान इतना होना चाहिए, और ये आप इतना भुगतान कर रहे हैं, इसको सही कर ले। अगर ज्यादा हो रहा है तो उसकी रिकवरी करके अकाउंट को दीजिए, कम हो रहा है तो इसका आप भुगतान कीजिए। इस तरह से ज्यादातर गड़बड़ियाँ हम लोग को इनहांस फैमिली पेंशन में मिलती है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसा हम लोग ने चर्चा किया था कि 7 साल के बाद उसको नॉर्मल फैमिली पेंशन होना चाहिए, हो जाना चाहिए। लेकिन बैंक में वैसा सिस्टम नहीं है कि वैसा कुछ लगा दे वहाँ पे कि जब 7 साल पूरा हो गया उसके बाद उसको अपने ऑटोमेटिक हो जाए। बैंक में ऐसा कोई प्रोग्रामिंग है नहीं। तो ये उसको बैंक को नोट करके रखना चाहिए कि हाँ इनको फलाने डेट के हिसाब से फिर इनको 30% का देना है, नॉर्मल फैमिली पेंशन का देना है। ऐसे केस ज्यादा डिटेक्ट होते हैं इनहांस वाला। उसमें होता है कि एज क्वांटम जो है, सो जैसा हमने चर्चा किया था 25 केस हम लोगों ने अलग तरह का हम लोगों ने डिटेक्ट किया कि जो पेंशनर का था उसके एज के बेनिफिट के उसके अति के हिसाब से फैमिली को दे रहा था एज क्वांटम। तरह तरह की तमाम गलतियां होती है जो हर लेवल पर बैंक को हम लोग एडवाइस करते हैं। पेंशन सेक्शन का ये भी काम है कि उनको चेक करना, सही भुगतान करना। अभी कभी क्या होता है कि एक चीज और जान लीजिए, बैंक द्वारा प्रत्येक साल नवंबर में बैंक एक सर्टिफिकेट लेती है पेंशनर के द्वारा, चाहे कोई पेंशनर हो, या तो फैमिली पेंशनर या एम्प्लॉय जो भी हो, नवंबर में एक लाइफ सर्टिफिकेट जाके बैंक में जमा करना पड़ता है। वो ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, बाई उपस्थित होकर वहाँ बाई हैंड भी जमा कर सकते हैं। प्रत्येक नवंबर में जाके बैंक में एक सर्टिफिकेट देना होता है, लाइफ सर्टिफिकेट।
इसके साथ और 2-3 डिप्रेशन रहते हैं, जैसे फैमिली पेंशन है, तो कहीं दोबारा शादी तो नहीं कर ली, इस तरह का कई तरह का है। अगर कोई लड़का अगर ले रहा है तो 25 साल से पहले तो उसकी जॉब हो जाती है, तो इस तरह का है। अगर विडो का कोई बच्ची अगर विडो है तो कोई दोबारा शादी कर ली, चाहे अगर पत्नी है दोबारा शादी, मतलब बहुत तरह के तमाम वो 3-4 तरह का जो है डिप्रेशन में करवाते हैं प्रत्येक साल नवंबर में। सर चूंकि नवंबर में एक्सटेंड कर दिया जाता है बैंक का RBI के द्वारा, फरवरी तक कर दिया गया था। ऐसे नॉर्मली नवंबर में प्रत्येक पेंशनर को एक लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है। अगर वो जमा नहीं करेगा तो नवंबर में ही उसका बैंक पेंशन स्टॉप कर देता है। एक लगा दिया गया बैरियर, अगर लाइफ सर्टिफिकेट नहीं आएगा तो पेंशन बंद होता है, अगले महीने से पेंशन बंद हो जाता है ऑटोमेटिक, या सर्वर ही उनको लागू नहीं करता। होता है क्या कभी कभी कि कोई पेंशनर अगर नवंबर के बाद एक्सपायर कर देता तो नवंबर तक तो पेंशन जाते रहेगा, बीच में तो वो बैंक खोजती नहीं है, या तो आप प्रत्येक महीना आप बताइए। ATM भी अब जारी कर दिया गया है, चेक द्वारा भी पेमेंट लेते हैं लोग, तो ये पता नहीं चलता है बैंक को कि वो जीवित है। अगर कोई पेंशनर बीच में एक्सपायर कर गया नवंबर से पहले तो बैंक तो क्रिएट करते जाता है, उसका रिइंबर्समेंट हम लोग देते जाते हैं। नवंबर में जैसे ही वो लाइफ सर्टिफिकेट नहीं देगा वो बंद हो जाता है। उसके बाद जब वो पेंशनर जब लाइव है नहीं आया तो वो कहता है कि भाई मेरा पेंशन नहीं आया, तो कहता है कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भरा। लाइफ सर्टिफिकेट भरते हैं तो फिर उनका पेंशन चालू होता है। लेकिन एक यहाँ पे सिस्टम बना दिया गया है, वो ऐसा नहीं है कि मर गए और वो चलते रहे, ऐसा नहीं। एक हर साल नवंबर में उनको लाइफ सर्टिफिकेट बैंक को जमा करना ही है, उसके बिना आगे पेंशन मिलेगा नहीं। ये एक फायदा है। तो कभी कभी क्या होता है कि नवंबर 2-4 महीना के बाद कोई इंटीमेट किया कि हाँ ये एक्सपायर कर गया, फैमिली पेंशन स्टार्ट करना है। फैमिली पेंशन स्टार्ट करने के लिए वो देते हैं कि हमारे हस्बैंड जो है, चाहे हमारे वाइफ जो है, जो भी स्पाउस है, यह एक्सपायर कर गया, हमको फैमिली पेंशन स्टार्ट कर दीजिए। होता क्या है कि अगर 1-2 महीना के बाद वो टर्न अप करता है तो तब तक तो पुराना वाला पेंशन चलता रहता है। अगर कोई फैमिली पेंशनर 50% मिल रहा है, अब नॉर्मल फैमिली पेंशन तो 30% से जाना है, फिर उसकी रिकवरी करती है बैंक, उसके बाद फिर नॉर्मल पेंशन स्टार्ट करता है। उसमें रेलवे से चाहे ऑफिस से कहीं से कुछ उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। PPO में सब चीज लिखा रहता है कि कौन कौन इनके फैमिली मेंबर है और उनको किस डेट पर कितना पेंशन देना है, क्या क्या पेंशन देना है। तो फिर क्या करते हैं बैंक से डिसीजन लेते हैं सब तरह से, या कुछ फॉर्मेट है, अंडरटेकिंग फॉर्म वगैरह है फैमिली पेंशन स्टार्ट करने के लिए, वो फिर अंडरटेकिंग फॉर्म वगैरह भरवाते हैं और फिर पेंशन स्टार्ट करते हैं। इसमें कहीं से भी रेलवे से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, सब एक ही बार जो हम लोग PPO जारी करते हैं रिटायरमेंट समय में, उसमें क्लियर लिखा रहता है कि हाँ किनको क्या क्या रेट मिलना है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। अब इसको हम लोग रोक देते हैं तो इसमें चर्चा बहुत है। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं रिटायरमेंट के टाइम का। हम लोग देख रहे हैं रिटायरमेंट के दिन हम लोग 4 चीज का पेमेंट करते हैं। हम लोगों ने 3 पार्ट किया था, एक रिटायरमेंट से पहले, रिटायरमेंट के दिन और रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट के बाद क्या क्या होती है इस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब है तो बहुत सारा चीज इसमें, लेकिन टर्म एंड कंडीशन के तहत आपको नहीं जाना है, अभी मोटा मोटी जो समझना है आपको, मोटा मोटी जो भी चीजें हैं हम लोग ने चर्चा कर सर लिया। डिमांड नंबर कितना में जाता है? 13 में जाता है, डिमांड नंबर 13 में जाता है। ठीक है अब सर। हम लोग ओके, हाँ अब हम लोग चर्चा करते हैं। हाँ कुछ और कुछ जी और कुछ है? नहीं टाइम सर। कम है, हाँ टाइम कम है, थोड़ा सा अभी ज्यादा समय नहीं है। जो रिटायरमेंट के दिन जो हम 30 तारीख को जो रिटायर करते हैं, चाहे 31 तारीख को, जो भी, अगर हमारी अप्रैल में जो कोई रिटायर कर रहे हैं 30 तारीख को, तो उस दिन क्या क्या भुगतान होगा उस पर चर्चा कर लेते हैं, टाइम कम है। तो उस दिन 4 तरह का पेमेंट हम लोग करते हैं। एक हो गया DCRG, एक DCRG और एक कम्युनिकेशन। DCRG अभी उसका फिर ब्रीफ करते हैं। अभी 4 चीज हम लोग पेमेंट करते हैं, DCRG, कम्युनिकेशन, GIS और लीव इनकैशमेंट। ठीक है, 4 चीज नोट कर लीजिए। DCRG डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, उसको ग्रेचुटी भी लोग कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है DCRG का डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी। ठीक है, जो 60 साल पे रिटायर, कम्युनिकेशन कैशमेंट। एक और क्या बोले सर? एक GIS और लीव इनकैशमेंट। DCRG, कम्युनिकेशन, GIS और लीव इनकैशमेंट। ठीक है, GIS GIS जो हम लोग वो
30 रुपया, या ग्रुप डी का 15 रुपया, ग्रुप सी का 30 रुपया, ग्रुप बी का 60 रुपया, क्लास 1 का, ग्रुप ए का 120 रुपया कटता है हर महीने। तो एक इंश्योरेंस कर दिया है रेलवे ने एम्प्लॉय का, जैसे जिसका 15 रुपया कट रहा है उनका 15,000 का इंश्योरेंस कर दिया। उसका फिर चार्ट के हिसाब से पेमेंट होता है, चर्चा करते हैं, ठीक है। चार चीज आप लोगों ने नोट कर लिया, डीसीआरजी, कम्युटेशन, जीआईएस और लीव इनकैशमेंट, ठीक है। पहले आगे हम लोग डीसीआरजी पहले हम लोग चर्चा करते हैं। डीसीआरजी का फुल फॉर्म होता है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, लोग बोलचाल की भाषा में ग्रेचुटी भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना, कैसे इसका निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, बाद में अगर व्हाट्सएप पर निकाल भी देंगे। अगर 60 साल पर कोई रिटायर करते हैं तो बेसिक पे, क्योंकि अभी वो रिटायर नहीं किया है, 30 तारीख के बाद रिटायर करता है, इसलिए अभी जो भी बात हो रही है बेसिक पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिक पे 40,000 है, उस पर अभी बात कर रहा हूँ। बेसिक पे प्लस डीए, जो उस रेट में अभी 17% है, 17% डीए। क्वालिफाइंग सर्विस, जो हम लोगों ने सर्विस भेंट किया था, उसमें क्वालिफाइंग सर्विस निकाल के हम लोग देते हैं, उसके आधार पर पर्सनल बिल बना के देता है। क्वालिफाइंग सर्विस निकाल के देते हैं कि इतना दिन इन्होंने सर्विस किया, 30 साल, 32 साल, 25 साल, जो भी रिटायर करते हैं वो क्वालिफाइंग सर्विस है। क्वालिफाइंग गुने क्वालिफाइंग प्लस क्वालिफाइंग सर्विस गुने 2 भागा 4, ये 60 साल पे जो रिटायर करते हैं इनका फॉर्मूला है बेसिक पे प्लस डीए प्लस क्वालिफाइंग पे गुने 2/4। ये 60 साल का जो सुपर एनुएशन में जो रिटायर करते हैं उनके लिए। आगा मिलन जी, कुछ क्वेश्चन है? एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। सर एनपीएस का रूल्स अलग होता है क्या, उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए। एनपीएस का तो अलग है, हम अभी ओल्ड पेंशन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। एनपीएस का जब क्लास जब होगा तो उसमें आप लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अभी चूंकि Yes, sir. ओल्ड पेंशन पे चल रही है, उसका भी क्लास तो आपका है ही, जब उसमें होगा तो उसमें आप चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि टाइम कम है, आप लोग को भी बात करना है, ठीक ठीक है ना। यस सर, ओके सर, पर बता दीजिएगा सर। ठीक है। और जब ये तो हो गया सुपर एनुएशन पर। डेथ केस में अगर कोई डेथ इन सर्विस है तो इसका फॉर्मूला है बेसिक पे प्लस डीए प्लस क्वालिफाइंग सर्विस गुने 2/2 भागा 2। उसमें 4 से भाग दिए थे, इसमें 2 से, मतलब इसका दुगुना मिलता है, ठीक है। डेथ इन सर्विस में डीसीआरजी मैक्सिमम 20 लाख ही मिलेगा, ना भी ज्यादा अगर हो जाए तो मैक्सिमम 20 लाख ही मिलेगा। ये लिमिट कर दिया गया है डीसीआरजी का, ठीक है। डीसीआरजी के बाद हम लोग चलते हैं कम्युटेशन। कम्युटेशन हम लोग ने चर्चा किया था, ये ऑप्शनल है। रिटायरमेंट के समय में वो एम्प्लॉय भर के देंगे कि हम पेंशन कम्यूट कराना चाहते हैं या अथवा नहीं कराना चाहते हैं। ये ऑप्शनल है, उनके मर्जी के ऊपर, नहीं भी करा सकते, नहीं कराएंगे तो उनको 20,000 पूरा मिलेगा। और अगर वो कम्यूट करा लेते हैं, यानी हम लोग चर्चा किए थे कि बेच लेते हैं, 40% अगर बेच लेते हैं तो 8,000 पर मंथ उनका रिकवरी होगा, जो कि 15 साल तक होगा, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग ले लिया है कि आपको समझने में दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, इसका एक चार्ट होता है जिसको हम लोग भुगतान कैसे करते हैं, जो बेचा उसको, उसका एक फॉर्मूला है निकालने का, चार्ट है बना हुआ। एक 60 साल पर जो सुपर एनुएट करते हैं उनको जो पेमेंट होता है, उसका एक 61वां साल का चार्ट के हिसाब से उसका 98.328 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर उनको 8,000 रुपया है तो 8,000 गुने 98.328 मूला है, उसी हिसाब से इनको 7,86,624 रुपया इनको भुगतान करेंगे, ठीक है। ये भुगतान करेंगे तब तो रिकवरी करेंगे 15 साल तक, तो चूंकि बेच रहे हैं। तो कम्युटेशन का जो हम लोग भुगतान कर रहे हैं उसका फॉर्मूला है, जो सुपर एनुएट कर रहे हैं, सुपर एनुएशन में उनका 60 साल प्रयोग कर रहे हैं तो 61वां साल के हिसाब से उनका एक फॉर्मूला है 98.328, यानी इसका ब्रैकेट में लिख लीजिए 8.198 गुने 12 से, फॉर्मूला ना दोनों का एक ही आएगा, 98.328 से गुना करके उसको वैल्यू से उसको पेमेंट कर देंगे। यानी कि 8,000 उनका कम्युटेशन हो रहा था, 8,000 गुने 98.328, ठीक है। इस हिसाब से 7,86,624 रुपया उनको भुगतान कर देंगे। ये ऑप्शनल है, ये जब देंगे कि हमको कम्यूट कराना है तब ये इनको इतना भुगतान होगा, नहीं तो नहीं होगा, उनको पूरा 20,000 का 20,000 मिलते रहेगा, ठीक है। जीआईएस, दो चीज हो गया, एक जीआईएस है
जो हम लोग ने अभी चर्चा किया कि ग्रुप डी का 15 रुपया, ग्रुप सी का 30 रुपया, ग्रुप बी का 60 रुपया और ग्रुप ए क्लास 1 का 120 रुपया कटता है। यानी कि 15 रुपया वाला का 15,000 हो गया, 30 रुपया का 30,000, 60 रुपया का 60,000 और 120 का 1,20,000। इतना का इंश्योरेंस रेलवे कर दी, इतना तो मिलना ही है। इसके ऊपर से फिर उनको इंटरेस्ट कहिए चाहे जो भी बेनिफिट उसके ऊपर जो मिलना है, इतना तो मिनिमम मिलना है। प्रत्येक साल क्या होता है कि रेलवे बोर्ड 2 बार चार्ट भेजती है, उस चार्ट के हिसाब से उसको गुना करके पेमेंट किया जाता है। जैसे अगर ग्रुप सी है 30,000 के हिसाब से उसका चार्ट देख लेते हैं, चार्ट के हिसाब से जब क्या करता है, क्योंकि हर साल बढ़ते रहता है, वो 2 बार रेलवे बोर्ड से आती है, उसी हिसाब से उसको भुगतान करते हैं। ठीक है, ये हो गया GIS। एक बच गया लीव इन कैश। और ये हम लोगों ने चर्चा किया था कि 86 से ये चालू हुआ था GIS, ये तो हम लोग चर्चा किया था। ये तीसरा चीज पेमेंट हो गया। चौथा हो गया लीव इन कैश में। यदि कोई रिटायर कर रहा है एम्प्लॉय तो वो छुट्टी अपना कुछ अर्न करके रखता है। जैसा आप लोग जानते होंगे प्रत्येक साल क्रेडिट होता है, एडवांस क्रेडिट होता है जनवरी में और जुलाई में, यानी कैलेंडर ईयर के हिसाब से वो क्रेडिट होता है 15 दिन और 10 दिन। LAP 15 दिन और LHAP 10 दिन। तो जो रिटायरमेंट के समय उनका रहता है छुट्टी बचा हुआ, तो उनका हम लोग भुगतान करते हैं। इसमें भी तो 10-10 दिन का 6 बार आप दे सकते हैं, तो वो अलग चीज है। उसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट के दिन जितना उनके पास छुट्टी रहती है उसको हम लोग, जो इन कैश होता है उनका हम लोग भुगतान करते हैं। उसका फॉर्मूला भी आप लोग लिख लीजिए, जो लीव इनकैशमेंट का जो हम लोग भुगतान करते हैं। बेसिक पे, क्योंकि अभी वो रिटायर नहीं किए, ठीक है ना, अभी हम लोग जो भुगतान कर रहे हैं 30 तारीख को भुगतान कर रहे हैं, कंपटीशन छोड़ के, कंपटीशन को आगे का पेमेंट अभी कर रहे हैं हम लोग, इसलिए उसमें तो बेसिक पेंशन देखा जाएगा। लेकिन GIS में चाहे लीव इनकैशमेंट में चाहे BCRG में, इसमें चूंकि अभी रिटायर नहीं किए हैं, इसमें बेसिक पे की बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, बेसिक पे, ठीक है ना। बेसिक पे प्लस DA, जो अभी उनका वर्तमान 17% जो अभी DA चल रहा है, DR नहीं, क्योंकि अभी रिटायर नहीं किया है, DR से अलाउंस अभी 17%, दोनों का रेट एक ही है, लेकिन टेक्निकल भाषा है DA अभी उनको देंगे, रिटायरमेंट के बाद DR देते हैं। रेट एक ही है लेकिन टेक्निकल इश्यू है, ये टेक्निकल वर्ड कहिए इसको, DA और DR। अभी उस पर DA देंगे, बेसिक पे प्लस DA, यानी 40,000 प्लस DA 17%, उनका जितना छुट्टी बचा हुआ है, हालांकि 250 है, मैक्सिमम 300 दिन का ही देंगे, 300 के बाद नहीं देंगे, 300 ही मान के चलते हैं। 300 अगर उनका है, अगर बचा हुआ है 300 अब भागा 30, जितना उनका अमाउंट आएगा उतना हम लोग लीव इन कैश उनको भुगतान करें। ठीक है, इसमें एक चीज नोट कर लीजिए कि इसमें कैलेंडर ईयर दिखाया जाता है। इसमें हमारे यहाँ रेलवे में 2 तरह के ईयर देखे जाते हैं। एक कैलेंडर ईयर का मीन्स 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, इसको कैलेंडर ईयर करते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो अप्रैल से चालू होता है मार्च तक चलता है, उसको फाइनेंशियल ईयर चलता है, उससे फाइनेंस की बात होती है, पैसे के लेन देन की बात होती है। लेकिन अपने यहाँ पास अकाउंट और लीव अकाउंट जो SR में लगा रहता है, ये सब जो है कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलता है। मैं 1 जनवरी से आपका छुट्टी उट्टी जो भी CL कार्ड में देखते होंगे वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलता है। तो लीव अकाउंट भी कैलेंडर ईयर मेंटेन किया जाता है जनवरी और जुलाई में। 15 दिन एडवांस दिया क्रेडिट किया जाता है, 10 दिन LHAP क्रेडिट किया जाता है। तो जो छुट्टी लेते हैं उसमें से डेबिट होता है। इस तरह से रिटायरमेंट के समय अगर वो बचा के रखे हुए हैं 300 दिन, तो मैक्सिमम 300 दिन का भुगतान होता है। लेकिन एक चीज अगर इसमें कर लीजिए, यदि 300 से कम अगर हो जाता है किसी का LAP, हालांकि 290 अगर हो जाता है, 10 दिन तो उनका बच गया। अगर उनके पास LHAP है तो LHAP से उसको हमको कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट करने का तरीका है कि 10 दिन में अगर 290 अगर उनके पास है, 10 बचा हुआ है, तो 10 का 10 उधर से नहीं आएगा। उधर अगर 20 से ज्यादा अगर है LHAP तो 20 उधर से कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसका आधा ही, 10 अगर बचा हुआ है तो 10 उधर से कन्वर्ट करेंगे, लेकिन 5 दिन ही क्रेडिट होगा। LHAP आधा डबल से उसको, जब छुट्टी भी आप लेते होंगे कम्पटीशन ओवर का, LHAP जो कमिट का कम्पटीशन लीव का आधा दुगुना से उसको डेबिट किया है, तो 10 उधर से आएगा तो 5 ही इधर जुटेगा, जैसे 290 प्लस 5 आया 10, लेकिन इधर हम लोग 5 है, तो 295 का हम लोग पेमेंट करेंगे। उनके पास LAP 290 था, लेकिन चूंकि LHAP उनके पास ज्यादा था
उधर से हम लोगों ने 290 के बाद 10 बच रहा था, 10 LHCPC इधर कन्वर्ट करके लाएंगे, लेकिन कन्वर्ट होके आएगा तो आधा हो जाएगा, मैंने 10 लाए तो 5 ही जुटेगा इधर, क्योंकि डबल से उसको अति करते हैं। 295 का ही पेमेंट हम लोग उनको लीव इनकैशमेंट का करते हैं। ठीक है, लीव इनकैशमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 तरह का पेमेंट हो गया, CRG, लीव इनकैशमेंट, कम्युटेशन जो ऑप्शनल है, और एक लीव इनकैशमेंट, 4 तरह का हम लोग ने भुगतान कर दिया। ठीक है, और कोई क्वेश्चन डाउट हो तो पूछिए, टाइम नहीं है, देख रहे टाइम खत्म हो रहा है। हम पूछना चाहते हैं, हाँ बोलिए। पूछना चाहते हैं सर। हाँ मंजू जी बोलिए। हाँ बोलिए। कितना लीव रहेगा तो कितना तक HLAP हम जुट सकता है? जितना भी घटेगा, जितना भी घटेगा LHCP अगर उनके पास है उससे दुगुना कुछ बाउंड नहीं है आएगा, लेकिन आधा ही। हाँ हाँ होगा, आधा तो जुटेगा सर, लेकिन वो आवाज नहीं आ रहा। उसके पास हाँ LAP कितना रहेगा और तो कितना कमेगा तो जुट मतलब HLAP जुटेगा। जितना भी घटे 300 से अगर कम होगा, मैक्सिमम तो 300 दिन का ही भुगतान होना है। ठीक है, लेकिन अगर 300 से कम जितना भी होगा, कितना बहुत कम उसके पास है, पास बहुत कम तो, है सर। LHCP बहुत ज्यादा है तब, LHCP ज्यादा है तब, LHCP का आधा ही आएगा ना। LHCP जितना उनके पास होगा उनका आधा ही जुटेगा इसमें। मान लीजिए कि अगर किसी के पास 200 LAP है, ठीक है, और 200 से ज्यादा LHAP है, तो इधर 100 आएगा तो 50 100 ही जुटेगा ना, आधा हो जाएगा उसका, 250 ही उनको मिलेगा। 200 लिमिट ठीक है ना, कि 10 ही ले सकते हैं, 20 ही ले सकते नहीं हैं। ऐसा लिमिट नहीं है, जितना भी उनका रहेगा उसका आधा ही इधर जुटेगा। जितना घटेगा वो HLAP ले सकते हैं, इसमें जोड़ सकते पूरा का पूरा नहीं होगा, 300 पूरा नहीं होगा। जैसे 200 से अगर 100 घट रहा है तो 85 इधर जुटेगा, 50 फिर भी उनका रह ही जाएगा। ठीक है ना, 100 फिर आएगा, फिर 85 जुटेगा, 50 उनका रह जाएगा, क्योंकि दोगुना से उसको डबल किया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल अगर 200 उनके पास है, के पास है HLAP ज्यादा, तो हाँ तो वही तो बता रहे हैं, 200 अगर उनके पास LAP है तो LHCP बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो 100 घटा, 100 में से आप 85 उसमें जोड़ सकते हैं, 50 तो फिर भी रह ही जाएगा उनका। ऐसा नहीं कि 300 का 300 पूरा हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता है, क्योंकि आधा हो जाता है ना इधर। अब 100 लाइएगा तो इधर तो आधा ही हो जाएगा ना। ठीक है, अगर 200 है उनके पास, इधर LHCP बहुत ज्यादा है, तो 100 लाइएगा, 100 का आधा ही जुटेगा ना इधर, 50 तो 50 250 हो जाएगा, 250 तो आपका रह गया ऐसे ही। इतना भी आएगा इधर ट्रांसफर होकर उसका आधा ही पेमेंट होगा। ठीक है ना, मोटा मोटी समझने के लिए समझिए। ठीक है जी, समझ गए, जितना घट रहा है उतना इधर ट्रांसफर होकर आएगा, उसका आधा ही जुटेगा। ठीक, समझने के लिए समझा रहे हैं, समझे? जुट सकता है सर, मान लीजिए नहीं पूरा नहीं होता है, 200 नहीं पूरा तो इधर जितना घटेगा उतना ही आप ला सकते हैं। जितना 200 के बाद 200 मान लीजिए LAP है तो 100 लाइएगा, 100 लाइएगा तो उसका 50 ही जुटेगा, 50 तो ऐसे खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, जितना घट रहा है उसका ही ला सकते। एग्जाम्पल आप बताइए तो हम बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगी कितना LAP है और कितना LHCP आ रहा है। तो हम बोल रहे हैं सर कि मतलब इसका 200 है। हाँ 200 LAP है सर। LAP तो कितना 200, ठीक है 200 है और उधर LHCP बहुत ज्यादा है। ठीक है, कितना आएगा, 100 लाना है, इधर 100 ही घट रहा है ना, मैक्सिमम 300 मिलना है, 100 लाना है, तो 100 लाइएगा तो उसका आधा ही जुटेगा, चूंकि आधा हो जाता है। अच्छा, हम डबल नहीं ला सकते हैं? नहीं डबल नहीं आ सकता। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है कि 200 ले आए इधर 100 पूरा लिया, ऐसा नहीं होता है। हाँ ठीक है, यही मेरा पूछने का ही था। यही तो हम बोल रहे हैं कि जितना घटेगा उतना ही ला सकते हैं, उसका आधा ही जुटेगा, क्योंकि डबल से इफेक्ट होता है। 200 के बाद 100 लाना है,